बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सीक्वल जो है वो एज अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, और फिर हमने ये देखा था कि किस तरह से सीक्वल जो है उसमें सिंपल जो रिट्रीवल के ऑपरेशंस हैं जो कि सिलेक्ट क्लास को यूज़ करके परफॉर्म किए जाते हैं। वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं और उसमें हम किस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट टेबल्स से डाटा जो है हम रिट्रीव कर सकते हैं। और फर्दर उसमें हमने ये देखा था कि ऑर्डर बाय क्लास जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, या वेयर का क्लास जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ट्यूपल्स दैट वी वांट टू रिट्रीव। तो उसमें हम कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर देते थे। फिर हमने उसमें इंसर्शन के हवाले से देखा कि इंसर्ट की स्टेटमेंट यूज़ होती है, डिलीशन के हवाले से देखा, और फिर हमने अपडेट के हवाले से देखा था। आज इस वीक के लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ा-सा फर्दर देखेंगे कि क्यूरीज़ जो हैं, नेस्टेड क्यूरीज़ जो हैं, वो किस तरह किस टाइप की होती हैं। उसमें हम देखेंगे कि कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरीज़ भी होती हैं, ठीक है? उनको हम कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जॉइन्स जो हैं, वो किस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स को अगर हम जॉइन करके डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है? सेलेक्ट की स्टेटमेंट ही यूज़ होगी, लेकिन उसमें डिफरेंट तरह के जॉइन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद नेस्टेड क्यूरीज़। लेकिन नेस्टेड क्यूरीज़ से भी पहले थोड़ा-सा नल वैल्यू को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जो नल वैल्यू है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है? नल जो वैल्यू है वो अननोन वैल्यू हो सकती है। नल नल जो है वो अनअवेलेबल और विदहेल्ड वैल्यू जो है वो भी हो सकती है कि वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो वहाँ पे हमने नल जो है वो नल जो है वो स्टोर करवा दिया। इसी तरह से नॉट एप्लीकेबल भी हो सकती है कि एक एट्रीब्यूट जो है उसके लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे कि कॉलेज की डिग्री जो है, लेट्स से हम सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, और कॉलेज की जो डिग्री की इंफॉर्मेशन है वो जो लोअर स्टाफ है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी हम नल की जो वैल्यू है वो स्टोर करवा देंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंट नल की वैल्यूज़ जो हैं, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नल की डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं, नल जो है वो कन्वे कर सकता है। इसमें जो हर नल वैल्यू है डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर, वो डिफरेंट कंसीडर होती है फ्रॉम अदर नल वैल्यूज़, ठीक है? तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 2 नल वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं, और ना ही हम हमें जो कॉलम्स हैं जब हम उन्हें कंपेयर करें और नल वैल्यू, तो कभी भी हम इक्वल जो है वो यूज़ नहीं करते, ठीक है? कभी भी अगर हमने चेक करना है कि किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यू है, तो उसमें कोशिश की जाती है कि नल से इक्वल के साथ जो है हम कंपैरिज़न ना करें। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो 3 वैल्यूड लॉजिक जो है उसे यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से जो आपका रिज़ल्ट्स आपके पास आएँगे जब आप कंपैरिज़न करेंगे, तो वो उनकी वैल्यू जो है वो अनप्रेडिक्टेबल आ सकती है, ठीक है? तो इसलिए आप 3 वैल्यूड लॉजिक को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 3 वैल्यूड लॉजिक जो है वो क्या होती है, ठीक है? और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें फिर अगर नल वैल्यूज़ को हमने चेक करना है कि लेट्स से एक कॉलम के अंदर नल वैल्यूज़ कौन-कौन सी हैं, तो उसके लिए हम कैसे जो है वो कंपैरिज़न कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं कि नल वैल्यूड कॉलम्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं दोबारा बता दूँ कि कभी भी नल को कंपैरिज़न जो है इक्वल के साथ हम कंपेयर नहीं करते। इसमें जो 3 वैल्यूड लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमें इस चीज़ का ऑलरेडी आइडिया है, प्रीवियस कोर्सेज़ के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस कुछ होते हैं, जैसे एंड है, और है, नॉट है, ठीक है? ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, इनके जो दोनों एक अगर 2 एक्सप्रेशंस के दरमियान में एंड है, ठीक है? और दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है? तो एंड का रिज़ल्ट भी ट्रू होगा, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ट्रू है और दूसरा साइड पे भी ट्रू है और उसका हम ऐड करते हैं, तो वैल्यू ट्रू आती है। इसी तरह से अगर ट्रू है और फ़ाल्स है और उसका हम ऐड करते हैं, तो वैल्यू फ़ाल्स आती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि नल वैल्यू भी
है डेटाबेसेस के अंदर, तो यहाँ पे एक अननोन वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है? नल के लिए। तो ये जो अननोन वैल्यू है, जब इसको हम ट्रू से एंड करते हैं, तो एक्चुअली अननोन जो है वो उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है? उसकी जो इवैल्यूएशन होती है, वो फाइनली अननोन आ जाता है हमारे पास, ठीक है? तो इसी तरह से ये सारे रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं। अननोन को अगर एंड करें ट्रू से तो वो अननोन आता है, अननोन को एंड करें फ़ाल्स से तो वो फ़ाल्स आता है, अननोन को एंड करें अननोन से तो वो अननोन आता है, ठीक है? इसी तरह से और का केस है, जहाँ पे भी इस सारी उसकी पूरा एक ट्रुथ टेबल कह लें कि बना हुआ है, जिसमें ट्रू फ़ाल्स के अलावा अननोन जो है उसका भी बताया गया है कि अननोन के केस में ऑर ऑपरेशन अगर 2 अननोन वैल्यूज़ पे या एक ट्रू हो और दूसरी अननोन हो तो उस पे आएगा, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ट्रू होगा, ठीक है? इसी तरह से नॉट है, नॉट ट्रू जो है वो उसको फ़ाल्स कर देता है, नॉट जैसे कि आप जानते हैं ये नेगेशन है, फ़ाल्स जो है उसको नॉट का जो ऑपरेशन है वो ट्रू कर देता है। और इसी तरह से अननोन जो है वो अननोन ही रहता है, ठीक है? उस पे नॉट आप करें तो वो अननोन ही रहेगा, ठीक है? इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस पे नॉट का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करें, तो आप अज़्यूम कर रहे हो कि ट्रू या फ़ॉल्स आएगा, तो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो 3 वैल्यूड लॉजिक को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। थ्री वैल्यू लॉजिक को आप इस तरह से भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि आप ने देखा होगा प्रीवियस कोर्सेज के अंदर भी पी क्यू, दो हम वेरिएबल जो हैं वो उनकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो सेट करके हम और एंड और इक्वल का उस पर रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर ट्रू ट्रू हो तो उसका पी और क्यू की वैल्यू अगर ट्रू हो, उस पे हम और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो ट्रू आता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो भी ट्रू आता है, और इक्वल का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो भी ट्रू आएगा, ठीक है? तो हमें ये जहाँ पे ट्रू और फ़ॉल्स है, उनके तो रिज़ल्ट्स का पता है और एंड और इक्वल के केस में। लेकिन जहाँ पे अननोन आ जाता है, वहाँ पे देखें कि इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जब हम ट्रू और अननोन को एंड करते हैं, तो अननोन ही हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स आता है। इसी तरह से इनको जब इक्वल करते हैं, ट्रू और अननोन को, तो तब भी हमारे पास इवैल्यूएट होके जो वैल्यू आती है, वो अननोन ही आती है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप नीचे देखें, अननोन को ट्रू के साथ या फ़ॉल्स के साथ या अननोन को अननोन के साथ जब भी कंपेयर किया जाएगा, तो हमेशा अननोन जो है वो वैल्यू आएगी, ठीक है? तो ये 3 वैल्यूड लॉजिक है, इसलिए आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि 3 वैल्यूड लॉजिक की बेस पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा नेस्टेड क्वेरीज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम वो डेटाबेस देख लें, जिस पे हमने कुछ क्वेरीज़ जो हैं, उनको समझना है कि क्वेरीज़ कैसे उस पे एग्ज़ीक्यूट होंगी। तो जैसे कि हम कंपनी का डेटाबेस हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर भी देखा, कि कंपनी के डेटाबेस के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? एम्प्लॉयी के अंदर हमारा जो एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो एज़ अ प्राइमरी की यहाँ पे सेट है किया हुआ है हमने। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिपार्टमेंट का एक टेबल है, जिसमें डी नंबर जो है वो एक प्राइमरी की है, और इसके अलावा मैनेजर एसएसएन है, जो कि एक्चुअली मैनेज कर रहा है उस डिपार्टमेंट को। ये जो ये जो कॉलम है ये एक्चुअली फॉरेन की होगी एम्प्लॉय टेबल की, ठीक है? एम्प्लॉय के अंदर जो एसएसएन की इंफॉर्मेशन है, ये प्राइमरी की है, और यही वाली की यहाँ पे फॉरेन की का रोल जो है वो प्ले कर रही है, ठीक है? इसी तरह से डिपार्टमेंट लोकेशंस का टेबल है, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर्स की इंफॉर्मेशन है और डिपार्टमेंट लोकेशंस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि एम्प्लॉय का जो टेबल है, उसमें सुपर एसएसएन जो है, ये यहाँ ये कॉलम ये बता रहा है कि लेट्स से जो एम्प्लॉयी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसका जो सुपरवाइज़र है, वो है 3344 टेट्रा 5, ठीक है? ये 3344 टेट्रा 5 जो है, ये एक्चुअली फ्रैंकलिन है, ठीक है? तो ये इसका भी मतलब है कि ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉयी है, ये इसकी सुपरविज़न में काम कर रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे, ये आपको याद होगा कि हमने ईआर डायग्राम्स के अंदर देखा था कि रिकर्सिव रिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये वही रिकर्सिव रिलेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन भी है, और वो किसकी सुपरविज़न में काम कर रहे हैं, वो कॉलम भी यहाँ पे डिफाइंड है। और अगर कोई किसी का जो सुपरवाइज़र है वो नल है, इट मीन्स कि वो उसका कोई भी सुपरवाइज़र नहीं है, ठीक है? और
वो फिर एक्चुअली किसी और का सुपरवाइज़र जो है वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई सुपरवाइज़र नहीं है, ठीक है? तो ये 3 टेबल्स जो हैं, ये हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, और 3 टेबल जो हैं वो वर्क्स ऑन, प्रोजेक्ट और डिपेंडेंट का है, ठीक है? वर्क्स ऑन के अंदर ये है, इन्फॉर्मेशन है कि ये जो एम्प्लॉयी एसएसएन है, ये किस प्रोजेक्ट नंबर पे काम कर रहा है और कितने आवर्स उसने उस पे काम किया। इसी तरह से प्रोजेक्ट का जो टेबल है, उसके अंदर प्रोजेक्ट का नाम है, उसका नंबर है, उसकी लोकेशन है और किस डिपार्टमेंट नंबर के अंडर वो प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उस प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट नंबर, यानी प्रोडक्ट एक्स जो है वो डिपार्टमेंट 5 के अंडर एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोडक्ट वाई जो है वो डिपार्टमेंट 5 के अंडर वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनली डिपेंडेंट का जो है वो टेबल है। डिपेंडेंट के टेबल के अंदर जो है वो ईएसएसएन है, ठीक है? एम्प्लॉयी का एसएसएन नंबर है, ठीक है? यानी कि इस एम्प्लॉयी का, ये अब एक्चुअली यहाँ पे ये जो ईएसएसएन है, ये एक्चुअली फॉरेन की है, क्योंकि डिपेंडेंट रिलेट करेगा किसी एम्प्लॉयी के साथ, ठीक है? उसका रिलेशनशिप होगा। तो वो जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे एज़ अ फॉरेन की हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। यहाँ पे कोई एम्प्लॉयी होगा 3344555, तो उसका जो है डिपेंडेंट का नाम जो है वो एलिस है, ठीक है? सेक्स उसका जो है वो फीमेल है, उसकी बर्थ डेट है, उसका रिलेशनशिप है कि वो डॉटर है उसकी। इसी तरह से दूसरा उसी एम्प्लॉयी की एक और उसका डिपेंडेंट है जो कि उसका बेटा है। इसी तरह से उसी एम्प्लॉयी का एक और डिपेंडेंट है जो कि स्पाउस है उसकी, ठीक है? तो ये इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास डिफरेंट टेबल्स के अंदर पड़ी हुई है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं नेस्टेड क्यूरीज़ को, ठीक है? तो नेस्टेड क्यूरीज़ से पहले नल और इज़ नल का जो है वो मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जो नल का कंपैरिज़न है उसके लिए इक्वल हम यूज़ नहीं करते, उसके लिए इज़ या इज़ नॉट नल जो है वो क्लॉज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि अगर हमने ये चेक करना हो कि ऐसे एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन मुझे रिटर्न हो जिनका कोई सुपरवाइज़र नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या क्यूरी लिखूँगा? मैं लिखूँगा सेलेक्ट एफ नेम, एल नेम, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए उन एम्प्लॉइज़ का। तो सेलेक्ट एफ नेम, एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर सुपर एसएसएन इज़ नल, ठीक है? यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ इज़ नॉट नल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि वो वाले एम्प्लॉइज़ जिनका सुपर एसएसएन जो है वो नल है, वो रिटर्न होंगे इस क्यूरी के रिस्पॉन्स में, ठीक है? अच्छा जी, फाइनली नेस्टेड क्यूरीज़ की तरफ हम आ जाते हैं। नेस्टेड क्यूरीज़ के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ब्लॉक्स होते हैं विदिन वेयर क्लास ऑफ एनी अदर क्यूरी, यानी कि क्यूरी के विदिन क्यूरी होती है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि नेस्टेड क्यूरीज़ हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि एक क्यूरी होगी, उसके अंदर जो है वेयर क्लास के अंदर एक और क्यूरी लिखी होगी, ठीक है? जो बाहर वाली क्यूरी होगी उसे हम आउटर क्यूरी कहते हैं, और जो वेयर क्लास के अंदर जो क्यूरी लिखी होगी उसे हम नेस्टेड सब क्यूरी कहते हैं। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इन का ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है? इन का ऑपरेटर क्या करता है? इन का ऑपरेटर जो है वो सब क्यूरी में को एज़ अ सेट जो है वो कंपेयर करता है, ठीक है? कंपेयर्स वैल्यूज़ v विद अ सेट और मल्टी सेट ऑफ वैल्यूज़ v, इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ v इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स इन v, ठीक है? तो ये वैल्यूज़ का एक सेट है V, जिसमें से ये चेक करता है कि ये इंफॉर्मेशन इस सेट के अंदर एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है? इसको एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। अ, लेट्स से हम कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की रिट्रीव करना चाह रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट नंबर्स फॉर प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व एम्प्लॉयी स्मिथ either as worker or as a manager of the department that controls a project, ठीक है? तो हम बेसिकली वो वाले एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयी जो है उसका नाम जो है वो स्मिथ होगा, ठीक है? तो उसकी इंफॉर्मेशन हम रिटर्न करवाएँगे। वही डेटाबेस जो हमने अभी टेबल्स देखे हैं प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, उन्हीं टेबल्स में से हम बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवाना चाह रहे हैं। और वो आइदर तो या तो वो जो है वो वर्कर हो या जो है वो मैनेजर हो उस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में वो प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है? तो इसके लिए क्या क्यूरी हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम
यहाँ पे डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि अगर रेपिटिशन हो रही है प्रोजेक्ट नंबर्स की, तो वो रेपिटिशन हमें नज़र ना आए, हमें सिर्फ़ डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट नंबर्स नज़र आएँ, ठीक है? तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है? प्रोजेक्ट के टेबल में से हमें वो वाले प्रोजेक्ट नंबर्स जो हैं, वो रिट्रीव करने हैं, वेयर पी नंबर इन, ठीक है? अब यहाँ पे वो वही जो इन की क्लॉज़ हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की, उसका रोल आता है। इन जो है एक्चुअली ये इस सेट के अंदर से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इवैल्यूएट करेगा कि ये वाले प्रोजेक्ट नंबर जो कि इस ये जो सब क्वेरी है, इससे जो प्रोजेक्ट नंबर्स रिटर्न हो रहे हैं, वो वाले अगर प्रोजेक्ट नंबर होंगे, तो वो जो है वो रिटर्न होंगे, ठीक है? दूसरा यहाँ पे भी और के बाद अगेन है पी नंबर इन, ठीक है? तो प्रोजेक्ट नंबर या तो इस ये जो रिट्रीव हो रही है सब क्वेरी से रिजल्ट्स, इसमें से कोई एक हो, ठीक है? या वो प्रोजेक्ट नंबर है दैट शुड बी इन दिस सेट, ठीक है? और इस सेट में क्या आ रहा है? यहाँ पे बेसिकली इस सब क्वेरी को अगर हम देखें, तो इस सब क्वेरी के अंदर हम सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट नंबर फ्रॉम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयी, 3 टेबल्स में से इकट्ठे हम जो है वो प्रोजेक्ट नंबर जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट डी नम इज इक्वल टू डी नंबर, ठीक है? ये बेसिकली हम 2 टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं आपस में, जो डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के अंदर जो हैं 2 कॉलम्स हैं, उसकी बेस पे हम उनको रिलेट यहाँ पे रिलेशनशिप उसका डिफाइन कर रहे हैं। एंड मैनेजर एसएसएन इज़ इक्वल टू एसएसएन, ठीक है? यानी कि डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उसकी जो उसके अंदर जो कॉलम है मैनेजर एसएसएन, उसको हम रिलेट कर रहे हैं एम्प्लॉयी के एसएसएन के साथ, ठीक है? तो वो एम्प्लॉयी जो है, वो वाला एम्प्लॉयी हो, जो कि एक्चुअली मैनेजर हो डिपार्टमेंट का, और उसका जो लास्ट नेम है एंड एल नेम इज़ इक्वल टू स्मिथ, ठीक है? उसका लास्ट नेम जो है वो स्मिथ हो। तो इस केस में क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट नंबर रिटर्न हो जाएँगे जिसमें जो है बेसिकली मैनेजर है और उसका लास्ट नेम जो है वो स्मिथ है। और यहाँ पे जो दूसरी सब क्वेरी है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वर्क्स ऑन और एम्प्लॉयी, ठीक है? हमारी यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स थी कि या तो स्मिथ जो है वो वर्कर हो या मैनेजर हो। तो यहाँ पे पहली जो सब क्वेरी है उसमें हमने मैनेजर वाला जो पर्सन है जो कि स्मिथ है, वो हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है? और यहाँ पे हम वर्क्स ऑन वाले टेबल के साथ जो है उसको रिलेट कर रहे हैं। तो वर्क्स ऑन और एम्प्लॉयी, और उसमें ईएसएसएन जो है उसको हम एसएसएन रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली टेबल्स जब भी जॉइन होते हैं तो वो उनके कॉलम्स को हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं कि इसका जो ईएसएसएन है दैट इज़ इक्वल टू एम्प्लॉइज़ एसएसएन, ठीक है? और यहाँ पे एंड एल नेम इज़ इक्वल टू स्मिथ, ठीक है? तो ये वाली जो सब क्वेरी है, ये एक्चुअली वो वाले एम्प्लॉइज़ रिटर्न करेगी जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। वर्क्स ऑन, ठीक है? वर्क्स ऑन में से हमें वो एम्प्लॉयी मिल जाएँगे जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनका जो लास्ट नेम है वो स्मिथ है। तो इस तरह से इन का क्लॉज़ यूज़ करके आप एक सेट में से वैल्यूज़ जो हैं, उनकी बेस पे जो है वो कंडीशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस लेट्स से इस क्वेरी की बेस पे अगर 1 2 3 आ रहा है और इसकी बेस पे 1 टू 5 आ रहा है, तो अब 1 2 दफ़ा आ रहा है, तो क्योंकि डिस्टिंक्ट हमने यूज़ किया हुआ है, तो वो एक ही टाइम जो है ओवरऑल रिजल्ट्स के अंदर जब इवैल्यूएशन होगी, तो एक ही दफ़ा जो है वो पी नंबर यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट का क्लॉज़ जो है वो यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, नेस्टेड क्वेरीज़ के अंदर हम पैरेंथेसिस के साथ भी जो है वो पैरामी जो एट्रिब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, एक्चुअली उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट ईएसएसएन, ठीक है? हम एम्प्लॉइज़ के एसएसएन नंबर जो हैं, वो रिट्रीव कर रहे हैं फ्रॉम वर्क्स ऑन का जो टेबल है उसमें से, ठीक है? वेयर पी नंबर और आवर्स जो हैं दैट इज़ इन सेलेक्ट पी नंबर आवर्स फ्रॉम वर्क्स ऑन वेयर ईएसएसएन इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है? यानी कि ये अगर एम्प्लॉयी का जो है एसएसएन नंबर होगा, तो उसके प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स जो हैं वो रिटर्न करेगी ये वाली सब क्वेरी, ठीक है? अब ये पूरी क्वेरी बेसिकली कर क्या रही है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स, यानी कि जिस प्रोजेक्ट पे ये वाला एम्प्लॉयी काम कर रहा है और जितने आवर्स ये काम कर रहा है, अगर मुझे वो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे वो सारे एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस
प्रोजेक्ट नंबर पे काम कर रहे हैं और सेम उतने ही आवर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जितना कि ये एम्प्लॉयी जो है वो काम कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी और मैं प्रोजेक्ट नंबर और आवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब यहाँ पे ये इनके साथ मल्टीपल भी आ सकती हैं। जब यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ जो भी आएँगी उनकी बेस पे वही पी नंबर और वही नंबर ऑफ आवर्स जिस एम्प्लॉयी के भी हैं, वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयी के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे आपको आ जाएँगे यहाँ पे रिट्रीव जो है वो हो जाएँगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। यानी कि रेपिटिशन उसके अंदर नहीं होगी। अच्छा नेस्टेड क्वेरीज़ के अंदर जो है आप अदर कंपैरिज़न ऑपरेटर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप एनी का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आप ऑल का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एनी या सम का कीवर्ड यूज़ होता है या ऑल का कीवर्ड यूज़ होता है। और उसके साथ जो है वो ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ये सारे जो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से आप को जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस में से कि जो भी एम्प्लॉइज़ उन सारे एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन सबका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, जिनकी सैलरी जो है, वो डिपार्टमेंट 5 के सारे एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ से ज़्यादा है। ठीक है? तो उसके लिए आप इस तरह से क्वेरी जो है, वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एल नेम, एफ नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉइज़ वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन ऑल ठीक है? इसमें आगे सब क्वेरी आ गई आपके पास, इसमें सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर डी नंबर इज़ इक्वल टू 5 या तो डिपार्टमेंट नंबर 5 के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ यहाँ पे पूरा उसका सेट आ जाएगा और ऑल का मतलब है कि सैलरी ग्रेटर देन हो ऑल ऑफ द सैलरीज़ ऑफ दोज़ एम्प्लॉइज़ सब एम्प्लॉइज़ की जो भी सैलरीज़ हैं, उससे ज़्यादा जो भी जिन लोगों की भी सैलरीज़ हैं, वो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स उसके रिटर्न हो जाएँगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके रिज़ल्ट्स आपको रिटर्न करेगा। तो जनरल जो फॉर्म है ऑल, एनी या सम का जो क्लॉज़ है, उसकी यही होती है कि जी आप पहले सिलेक्ट का क्लॉज़ लिखते हैं जिसमें आप कॉलम नेम्स देते हैं। फिर आप फ्रॉम जिसमें टेबल नेम्स देते हैं। देन यू स्पेसिफाई द वेयर क्लॉज़ जिसमें आप एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। और उसके बाद आप ऑल, एनी या सम का जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपकी जो सब क्वेरी है वो आ जाती है। तो ये जनरल फॉर्म है इसकी जहाँ जब आपने ऑल, एनी या सम की जो सब क्वेरी है वो यूज़ करनी है तो उसके लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेस्टेड क्वेरीज़ के अंदर और वो है एलियासेस ठीक है? एलियासेस जो हैं आप सारे टेबल्स के लिए जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप कोई क्वेरी लिखें तो उसमें प्रेफ़रेबल है कि आप जो एलियासेस हैं वो क्रिएट कर लें, ठीक है? जैसे कि ये क्वेरी है रिट्रीव द नेम ऑफ ईच एम्प्लॉयी who has a dependent with the same first name and is the same sex as the employee ठीक है तो यहाँ पे आपके पास ये जो एट्रीब्यूट है ठीक है ये एम्प्लॉय के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और ये डिपेंडेंट के अंदर भी इसी नाम से ये कॉलम जो है वो डिफाइंड है ठीक है तो इस एम्बिगुइटी को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम एम्प्लॉयी का फ्रॉम क्लास के अंदर एम्प्लॉयी का टेबल जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, तो वहाँ पे एज़ के बाद हम उसको एक एलियास दे देते हैं, ठीक है? एलियास एक ऐसा नाम होगा जो कि एक्चुअल नेम की जगह पे जो है उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अब जहाँ पे भी हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, तो हम प एलियास को जो है एज़ अ प्रीफिक्स वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे ई डॉट एसएसएन, ठीक है? और यहाँ पे सब क्वेरी के अंदर हम सिलेक्ट ESSN फ्रॉम डिपेंडेंट ठीक है एज डी तो ये डिपेंडेंट का भी हमने एलियास डिफाइन कर लिया डी और यहाँ पे वेयर क्लास के अंदर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ई डॉट एफ नेम इज इक्वल टू डी डॉट डिपेंडेंट नेम और इसी तरह से ई का जो ये एट्रीब्यूट है सेक्स का ये भी दूसरे जो कॉलम है उसमें भी दूसरा जो टेबल है उसमें भी उसी नाम से स्पेसिफाई किया गया है तो इसलिए हमने इनके नाम को इन कॉलम्स के नाम को जो है वो प्रीफिक्स कर दिया है ई डॉट के साथ और डी डॉट के साथ।
इससे ये क्लियरली स्पेसिफाई हो जाता है कि ये जो कॉलम है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू डिपेंडेंट टेबल, और ये वाला जो कॉलम है ये एक्चुअली ये बिलोंग करता है एम्प्लॉय के टेबल से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ कि ये जो सब क्यूरी है ये कोरिलेटेड सब क्यूरी है, ठीक है। कोरिलेटेड सब क्यूरी का क्या मतलब है कि जो सब क्यूरी है इसके अंदर एक्चुअली हम वो इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि आउटर जो क्यूरी है उस क्यूरी की है, ठीक है। इसमें देखें आप जो एफ नेम है, ठीक है, ये आप एम्प्लॉयी वाले जो टेबल है या यहाँ पे उसका एलियास जो डिफाइन किया गया है, उससे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो कॉलम है, वो भी एक्चुअली आउटर जो क्यूरी है, उसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह की जो क्यूरीज़ हैं, नेस्टेड क्यूरीज़, इन्हें हम कोरिलेटेड सब क्यूरीज़ जो है वो कहते हैं। इन क्यूरीज़ के अंदर हम आउटर जो इन्फॉर्मेशन है, आउटर क्यूरी से वो यूज़ कर रहे होते हैं कंपैरिज़न्स वगैरह के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्लॉयी जो है ई उसकी इंफॉर्मेशन जो है हम इनर क्यूरी के अंदर कंपैरिजंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। होता क्या है कि ये जो एम्प्लॉयी की जो इंफॉर्मेशन है, ये हर एम्प्लॉयी के लिए ये सब क्यूरी जो है ये इवैल्यूएट होती है। यानी पहले एम्प्लॉयी के लिए ये सब क्यूरी इवैल्यूएट होगी, दूसरे एम्प्लॉयी के लिए सब क्यूरी इवैल्यूएट होगी, और फिर जिन एम्प्लॉइज़ के लिए ये सब क्यूरी जो है ये वैलिड होगी, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी, क्योंकि इनका हमने क्लॉज़ यूज़ किया हुआ है, तो वो वाले एम्प्लॉइज़ जो हैं एक्चुअली वही सिर्फ़ सिलेक्ट होंगे। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉर ईच ई ट्यूपल, ठीक है, हर एम्प्लॉयी ट्यूपल जो भी रो आ रही है हमारे पास, इवैल्यूएट द नेस्टेड क्यूरी, उसके लिए नेस्टेड क्यूरी को इवैल्यूएट करेंगे हम, व्हिच रिट्रीव्स द ईएसएसएन वैल्यू ऑफ ऑल डी ट्यूपल्स, ठीक है। ये ईएसएसएन जो है सारे डी ट्यूपल्स का जो है वो रिटर्न करेगी विद द सेम सेक्स एंड नेम एज ई ट्यूपल, ठीक है। उन सब का जिनका कि ये दोनों कॉलम्स में सेम वैल्यू है, जो कि एम्प्लॉयी वाले टेबल में या करंट जो रो के अंदर आ रही है, वो वही इंफॉर्मेशन इस यहाँ पे भी है, ठीक है। इफ द एसएसएन वैल्यू ऑफ ई ट्यूपल इज इन द रिजल्ट, देन सेलेक्ट द ई ट्यूपल, ठीक है। यहाँ पे यानी कि अगर रिजल्ट के अंदर जो है वो एसएसएन वैल्यू आ रही है एम्प्लॉय की, तब ये एम्प्लॉय जो है ये सिलेक्ट होगा। क्यूरीज जो कि नेस्टेड क्यूरीज जो होती हैं, सब क्यूरीज, उसमें जिन क्यूरीज के अंदर भी इक्वल या इन जो है वो यूज किया जाता है क्लॉज, ये ऐसी क्यूरीज होती हैं, इनको हम एक सिंगल क्यूरी के तौर पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पिछली एग्जांपल जिसमें हमने देखा कि हमने नेस्टेड क्यूरी यूज की, उसी क्यूरी को हम सिंपली इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यूरी भी हमें सेम जो रोज़ हैं वो रिटर्न करेगी। इसको आप थोड़ा समझें, सोचें इसके बारे में कि ये कैसे सेम रिज़ल्ट्स जो हैं वो रिटर्न करेंगी। इसमें आप देखें कि हम एफ नेम और एल नेम जो है वो सिलेक्ट क्लास के अंदर हमने लिखा है। फ्रॉम क्लास के अंदर हमने वो टेबल्स दे दी हैं जिसमें से हमने जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिट्रीव करने हैं, और वेयर क्लास के अंदर जो है हमने बाकी की जो उसपे कह लें कि कंडीशंस हैं वो स्पेसिफ़ाई कर दी। तो इस तरह से भी आप वही एक्चुअली रोज़ जो है रिटर्न करवाएँगे, वही आपको रोज़ रोज़ मिलेंगी जो कि पिछली क्वेरी जो है आपको दे रही है। तो आइडिया बेसिकली इसमें ये है कि कोरिलेटेड जो नेस्टेड क्यूरीज हैं ये इवैल्यूएट होती हैं वंस फॉर ईच ट्यूपल इन द आउटर क्यूरी, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया। इसी तरह से एग्जिस्ट्स और यूनिक फंक्शंस हैं सीक्वल के अंदर फॉर कोरिलेटेड क्यूरीज, ठीक है। एग्जिस्ट जो है वो चेक करता है कि वेदर द रिजल्ट ऑफ अ कोरिलेटेड नेस्टेड क्यूरी इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। दे आर बूलियन फंक्शंस दैट रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स रिजल्ट, ठीक है। तो एग्जिस्ट्स भी यूज कर सकते हैं आप और नॉट एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से यूनिक है, यूनिक जो है वो रिटर्न करता है ट्रू इफ देयर आर नो डुप्लीकेट ट्यूपल्स इन द रिजल्ट ऑफ क्यूरी क्यू, ठीक है।
जैसे कि हम लेट्स से exists की एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं। exists की एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है कि लिस्ट द मैनेजर्स हू हैव एट लीस्ट वन डिपेंडेंट, ठीक है? हमें उन सारे मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने डेटाबेस में से जिनके जो जिनका कम से कम एक डिपेंडेंट जो है डेटाबेस के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस तरह से जो है वो सब क्वेरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एफ नेम एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एग्जिस्ट्स, ठीक है? एग्जिस्ट्स के अब क्लास आ गई और इसमें सब क्वेरी जो है वो क्या है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपेंडेंट वेयर एसएसएन इज इक्वल टू ईएसएसएन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वाले डिपेंडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे जिनका जो एक्चुअली किसी एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं। एसएसएन इज इक्वल टू ईएसएसएन, ठीक है? और एंड दूसरी जो कंडीशन है दैट इज एंड एग्जिस्ट्स, उसमें क्या है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर एसएसएन इज इक्वल टू मैनेजर अंडरस्कोर एसएसएन। पहली जो सब क्यूरी है, वहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि डिपेंडेंट के टेबल के अंदर एक्चुअली डिपेंडेंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं किसी एक एम्प्लॉयी के लिए, और दूसरी जो सब क्यूरी है, उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जो जिस एसएसएन के अगेंस्ट हम डिपेंडेंट्स चेक कर रहे हैं ऊपर वाली सब क्यूरी में, उसी एसएसएन के अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि वो मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का, मैनेजर अंडरस्कोर एसएसएन, ठीक है? तो ये दोनों कंपैरिजंस अगर ट्रू होंगे, तब जो है वो उस एम्प्लॉयी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो रिटर्न होगा। अच्छा जी, इसमें फिर फर्दर ये है कि हम जो इन का क्लास हमने देखा है, इन के क्लास के अंदर हम एक्सप्लिसिटली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3 के हवाले से एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3 पे कौन से एम्प्लॉइज़ ने काम किया है, तो हम डेफ़िनिटली वर्क्स ऑन का जो टेबल है उसको यूज़ करेंगे। तो उसमें हम लिख सकते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ईएसएसएन फ्रॉम वर्क्स ऑन, ठीक है? वेयर प्रोजेक्ट नंबर इन, और आगे हम सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो 1, 2, 3 जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे हमने कोई सब क्वेरी यूज़ नहीं की, हमने सिंपली जस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट सेट एक जो है वो दे दिया। तो इस तरह से भी आप इन की क्लास जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और एज़ का जैसे हमने पहले भी यूज़ देखा, एज़ जो है वो यूज़ होता है रीनेम करने के लिए, ठीक है? तो रीनेम करने के लिए अगर लेट्स से आप एम्प्लॉइज़ के नाम जो हैं वो रिट्रीव करवाना चाहते हैं, और उसके साथ ही आप उनके सुपरवाइज़र्स के नाम भी जो है वो रिट्रीव करवाना चाहते हैं डेटाबेस में से। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ हैं और उनके सुपरवाइज़र्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल के अंदर डेटाबेस में पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट ई डॉट एल नेम एज़ एम्प्लॉयी नेम, ठीक है? एज़ जो है वो हम यूज़ करते हैं एलियास डिफाइन करने के लिए। यानी कि हमारे पास जब डाटा रिट्रीव हो एक क्वेरी के रिस्पॉन्स में, तो उसमें कॉलम का नाम जो है वो ई डॉट एल नेम ना हो, बल्कि एम्प्लॉयी अंडरस्कोर नेम हो। इसी तरह से दूसरा जो कॉलम है एस डॉट एल नेम, उसको हम रीनेम कर देते हैं एज़ सुपरवाइज़र नेम, ठीक है? फ्रॉम, अब यहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉयी जो है उसके 2 रोल्स हैं, तो दोनों के एलियासेस हमने डिफाइन कर लिए, एम्प्लॉयी एज़ एस, एम्प्लॉयी एज़ ई एंड एम्प्लॉयी एज़ एस, ठीक है? और फाइनली हमने ये कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि ई डॉट सुपर अंडरस्कोर एसएसएन इज़ इक्वल टू एस डॉट एसएसएन, ठीक है? तो एस जो है, जो सुपरवाइज़र है, उसका जो एसएसएन होगा, एक्चुअली वो इक्वल होगा एम्प्लॉयी के सुपर एसएसएन के, ठीक है? तो इस तरह से हम एम्प्लॉयी के नाम और जो सुपरवाइज़र के नाम हैं, वो दोनों के एक ही क्वेरी के रिस्पॉन्स में हमें मिल जाएँगे। तो इस तरह से हम एलिसेस जो हैं, वो ना सिर्फ़ टेबल्स के क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि कॉलम्स जो हैं, उनके एलियासेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज जॉइंट टेबल्स इन फ्रॉम क्लास ऑफ सीक्वल, ठीक है? टेबल्स अगर हम 2 या 3 टेबल से डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो हम देखते आ रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा कि हम फ्रॉम क्लास के अंदर मल्टीपल टेबल्स जो हैं वो कॉमा सेपरेटेड वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें वेयर क्लास के अंदर ये भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि लेट्स से
अगर हम एक जो टेबल है उसमें डी नंबर है और दूसरे में डिपार्टमेंट नंबर है, तो उन दोनों को हमें इक्वल भी जो है वो करना पड़ता है। अदरवाइज़ वो क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिस्पॉन्स में हमारे पास आता है, जिसमें सारी रोज़ के अगेंस्ट सारे पहले टेबल की सारी रोज़ के अगेंस्ट दूसरे टेबल्स की सारी रोज़ के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो रिटर्न होते हैं। उससे बचने के लिए हम जॉइंट टेबल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और ये जॉइन का जो ऑपरेशन है, ये हम फ्रॉम क्लॉज़ के अंदर जो है वो परफ़ॉर्म करते हैं। ठीक है? फ्रॉम क्लॉज़ जो है इसमें जो एक सिंगल जॉइन है उसको हम जो है इनर जॉइन के नाम से जो है वो यूज़ करते हैं। इनर जॉइन या जॉइन जो है ये सिनोनिम यूज़ होते हैं। इनर जॉइन जो है वो हम किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं, लेट्स से हम एम्प्लॉयी और डिपार्टमेंट के टेबल को जॉइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें एम्प्लॉयी और डिपार्टमेंट दोनों के टेबल में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, सेलेक्ट एफ नेम, एल नेम, एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉयी, जॉइन डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयी जॉइन डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल को ऑन, ठीक है, इसमें जॉइन के बाद ऑन का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है और ऑन जो है उसके अंदर हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि एम्प्लॉयी जो है उसकी उसका कौन-सा कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट के कौन से कॉलम से जो है उसका रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप जब हम डिफाइन कर देते हैं, तो फिर हम वो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले केस से बच जाते हैं और यहाँ पे हम नीचे फर्दर स्पेसिफाई किया गया है वेयर डी नेम इज़ इक्वल टू रिसर्च। अब होगा क्या कि ये 2 जो डिपार्टमेंट और जो एम्प्लॉयी हैं, ये टेबल्स जो हैं ये एक्चुअली जॉइन होके इनमें से डाटा जो है वो रिट्रीव होगा। ठीक है? अच्छा, इनर जॉइन जो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देखा पिछली स्लाइड के अंदर, इसी तर्ज का एक और जॉइन है जिसे हम नेचुरल जॉइन जो है वो कहते हैं। और फिर कुछ और जॉइन्स भी हैं जैसे आउटर जॉइन हो गया जिसमें लेफ्ट आउटर जॉइन आ जाता है, राइट आउटर जॉइन आ जाता है और फुल आउटर जॉइन जो है वो आ जाता है। तो नेचुरल जॉइन जो है, नेचुरल जॉइन के अंदर क्या होता है कि आर और एस अगर लेट्स से हमारे पास 2 रिलेशनशिप्स हैं, तो उसपे कोई भी जॉइन की कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं की जाती। और इसमें होता क्या है कि अज़्यूम ये किया जाता है कि आर और एस दोनों जो टेबल्स हैं, उनमें कॉलम्स जो हैं सेम नेम के कॉलम्स हैं। जैसे इस आर के अंदर भी अगर डिपार्टमेंट नेम नंबर है और एस के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर है, सेम नाम से 2 कॉलम्स डिफाइंड हैं, तो उस पे जो जॉइन है, वो नेचुरल जॉइन जो है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? नेचुरल जॉइन जो है वो किस तरह से आप डिफाइन करते हैं? उसी तरह से वेयर की क्लास के फ्रॉम की क्लास के अंदर जो है आप जॉइन स्पेसिफाई करेंगे एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट एज, अगर आप ड्यूरिंग नेचुरल जॉइन जब अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी आप कॉलम्स के और डिपार्टमेंट्स के नेम को रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है कि डिपार्टमेंट डी नंबर, डी नेम, डी नंबर, एमएसएसएन। यहाँ पे ये जो डी नंबर है, डी नो, एक्चुअली एम्प्लॉयी के अंदर भी एम्प्लॉयी का जो टेबल है, उसके अंदर भी डीएनओ के नाम से एक कॉलम जो है वो डिफाइंड है, ठीक है? तो जब हमने ये इस तरह से स्पेसिफाई कर दिए विद नेचुरल जॉइन, तो अब क्या होगा कि ये जो टेबल्स हैं दोनों, ये दोनों जॉइन हो गए यूजिंग नेचुरल जॉइन और इसमें आपको कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करना पड़ी कि किस कॉलम को किस कॉलम के साथ जो है वो उसका रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करना है। तो अगर कॉलम्स के नाम सेम हो 2 टेबल्स के अंदर जिसमें आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे आप नेचुरल जॉइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनर और आउटर जॉइन्स हैं। इनर जॉइन्स का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि डिफ़ॉल्ट टाइप है जॉइन की, जो कि जब भी टेबल्स जॉइन यूज़ करते हैं, तो उसमें ये यूज़ होती है इनर जॉइन की, ठीक है? ट्यूपल इज़ इंक्लूडेड इन द रिज़ल्ट ओनली इफ अ मैचिंग ट्यूपल एक्सिस्ट्स इन द अदर रिलेशन, ठीक है? इनर जॉइन के लिए ज़रूरी है कि दोनों टेबल्स के अंदर जिन टेबल्स को जॉइन किया जा रहा है, दोनों के अंदर जो है वो ट्यूपल्स एक्सिस्ट करते हों, ठीक है? तो फिर ही इनर जॉइन जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसके मुकाबले में जो आउटर जॉइन है, जो लेफ्ट आउटर जॉइन है या राइट आउटर जॉइन है, उसमें क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन के अंदर जो है एवरी ट्यूपल इन लेफ्ट टेबल मस्ट अपीयर इन रिजल्ट, ठीक है? यानी कि लेफ्ट पे जो टेबल का नाम लिखा हुआ है उसके सारे के सारे
जो हैं ट्यूपल्स आने चाहिए। अगर उसके कंपैरिज़न में राइट पे जो टेबल का नाम लिखा हुआ है, जब हम जॉइन स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे, तो उसकी जगह पे नल आ सकता है, ठीक है? तो ये जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि इफ नो मैचिंग ट्यूपल देन पैडेड विद नल वैल्यूज़ फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ राइट टेबल, ठीक है? राइट आउटर जॉइन का भी इसी तरह से है जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन का है। राइट आउटर जॉइन के अंदर क्या होता है कि एवरी ट्यूपल इन राइट टेबल मस्ट अपीयर इन रिजल्ट, ठीक है? इफ नो मैचिंग ट्यूपल पैडेड विद नल वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ द लेफ्ट टेबल। उसका अपोजिट है, लेफ्ट आउटर जॉइन का अपोजिट है राइट आउटर जॉइन, ठीक है? तो फुल आउटर जॉइन में क्या होगा कि दोनों की वैल्यूज, दोनों टेबल्स की वैल्यूज आएंगी और जहां पे वो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेट्स से लेफ्ट वाले टेबल में, तो राइट वाले साइड पे नल आ जाएगा। अगर राइट वाली में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो लेफ्ट में जो है वो नल आ जाएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन की एक एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन की जो एग्जांपल है वो इस तरह से है कि लेट्स से आप सारे के सारे एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो फेच करना चाह रहे हैं डेटाबेस में से, लेकिन और एम्प्लॉइज़ की और लेट्स से उनके सुपरवाइजर्स की। लेकिन अगर एम्प्लॉयी का कोई सुपरवाइज़र ना भी हो, तो फिर भी आप वो उस एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लेफ्ट आउटर जॉइन जो है वो यूज़ करेंगे। किस तरह से? Select e.lname as employee name, s.lname as supervisor name, from employee as e, left outer join employee as s, on e.super_ssn is equal to s.ssn, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास सारे के सारे एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और एक ऐसे एम्प्लॉयी की इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी जिसका कोई सुपरवाइज़र नहीं है, तो वहाँ पे सुपरवाइज़र की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे नल आ जाएगा। ये लेफ्ट आउटर जॉइन की एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन जो है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं, वो इस सिंटैक्स को जो है वो अलो करते हैं और कुछ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनमें ये थोड़ा-सा डिफरेंट सिंटैक्स जो है वो यूज़ होता है। लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए प्लस इक्वल यूज़ होता है, राइट आउटर जॉइन के लिए इक्वल प्लस यूज़ होता है और फुल आउटर जॉइन के लिए प्लस इक्वल प्लस जो है वो यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नेस्टेड क्वेरीज जो हैं उनको डिस्कस किया। हमने देखा कि कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज जो हैं वो किस तरह से डिफाइन होती हैं। फिर हमने कुछ जॉइंस जो हैं और उनकी टाइप्स को देखा। हमने देखा कि इनर जॉइन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, उसमें नेचुरल जॉइन जो है वो यूज़ होता है जब कॉलम्स के नाम जो हैं वो सेम होते हैं दो रिलेशंस में, दो टेबल्स में, तो वहाँ पे हम नेचुरल जॉइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हमने आउटर जॉइन्स की डिफरेंट टाइप देखी, उसमें लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एग्रीगेशन फंक्शंस जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं सीक्वल के अंदर, और सेकंडली हम देखेंगे कि कुछ जो अ, टेबल्स को अल्टर वगैरह करने के लिए, अगर टेबल्स हमारा स्कीमा जो है, हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर देखा कि स्कीमा हम डिफाइन करते हैं किस तरह से क्रिएट टेबल को यूज़ करके। तो बाद में हमें कंस्ट्रेंट्स के अंदर या स्कीमा के अंदर कोई चेंज लेके आना पड़े, तो उसको हम जो है वो किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं।